हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शुभम हियर और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुप्तास क्लासेस में। जैसा कि अभी एक आध दो दिन से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो मैं एक भी लेक्चर आपका डाल नहीं पाया। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, जैसा कि हम रोज़ाना लेके आते हैं। ठीक है, चलें क्या है क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारा चैनल है गुप्तास क्लासेस के नाम से, है ना। आप सबका रेस्पॉन्स, आपको सबका फीडबैक वगैरह आप काफ़ी अच्छा आने लगा है चीज़ों के रिगार्डिंग। और देखिए आगे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे हम, है ना। आज के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो होने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। ठीक है, इजी क्वेश्चन आएंगे। लगभग 27 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। 27 क्वेश्चन में 27 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, है ना। मतलब लगभग उस सब चीज़ों से है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। और मैं ये सब जो भी टॉपिक से क्वेश्चन ला रहा हूँ, लाइक फाइनेंशियल अकाउंट वाला जो टॉपिक जी है, इसके रिगार्डिंग तो मैंने मतलब वीडियो भी बना दी है, कंसेप्ट भी समझा दिए हैं। आपने नहीं देखे हैं तो पीछे की वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। इजी से रहने वाले हैं और किसी क्वेश्चन में लगेगा कि कोई बताने लायक चीज़ें हैं तो उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हुज रेवेन्यू इज इन एक्सेस ऑफ इट्स एक्सपेंसेस इज नोन एज। क्या कह रहा है वो कि रेवेन्यू अगर ज़्यादा है किससे, एक्सपेंसेस से, तो उस केस में क्या होगा वो, क्या वो प्रॉफिट होगा, क्या वो सेल्स होगा, क्या वो लॉस होगा, क्या वो गेन होगा। नो डाउट आंसर आप सबको पता ही होगा। इसका आंसर बहुत इजी क्वेश्चन, क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। व्हेन रेवेन्यू इज in excess of its expenses then it is called profit। ठीक है, और जब एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएंगे रेवेन्यूज के तो क्या बन जाएगा, उस केस में लॉस बन जाएगा। ठीक है, चलें दूसरे क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस की करेक्ट सीक्वेंस क्या है, देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, कम्युनिकेशन, analysis, interpretation, measurement, identification and recording, classification, recording, analysis, interpretation, communication। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी काम करेंगे सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन सही है बात, ठीक है। पहला पहला देखो, दूसरा और तीसरा तो बनेगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइडेंटिफाई एक तो पहले वाले में आ रहा है, एक दूसरे वाले में आ रहा है। क्या आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर हमारा सेकंड स्टेप क्लासिफिकेशन का होता है? नहीं, क्लासिफिकेशन से पहले तो हम जर्नल बनाते हैं। जर्नल के बाद ही तो लेजर में क्लासीफाई करते हैं। तो जर्नल बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जर्नल का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल। तो ये जर्नल हो गया, ये लेजर हो गया, फिर ये आगे का पार्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर आपका बन जाएगा इसका डी। ठीक है, सो डी विल बी योर राइट आंसर। चलें नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड पेबल्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रेड पेबल में कौन कौन इंक्लूड होता है? ट्रेड पेबल मतलब ट्रेड के रिगार्डिंग जब हमें कोई भी पेमेंट करना होता है तो उनमें कौन कौन आते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। क्या उसमें क्रेडिटर और बिल्स पेबल आएंगे, क्या उसमें क्रेडिटर और बिल्स रिसीवेबल आएंगे, क्या क्रेडिटर एंड बिल्स रिसीवेबल, डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल आएंगे, या डेटर बिल्स पेबल आएंगे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, ट्रेड पेबल का मतलब होता है जिनसे हमने उधारी पे सामान लिया है, ठीक है, और उन्हें हमें चुकाना है। ठीक है, कोई भी परचेज किया है या कुछ भी, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजी से क्वेश्चन है आज के वैसे। इन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सरप्लस और डेफिसिट इज शोन बाय विच ऑफ द शोन बाय विच टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब कह रहा है इनमें से कौन सा अकाउंटिंग है जो आपको सरप्लस या डेफिसिट की इंफॉर्मेशन देता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम सबको पता है कि हम क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, और उसी के तहत हमें देखने को मिलता है आपका क्या, सरप्लस और डेफिसिट। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी। ठीक है, क्या बनेगा, सी। ओके, चलें आगे।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे? हमें ये सब पहले से ही पता है कि भाई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, और वो ऐसे वाले ट्रांजेक्शन जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो। चलिए देखते हैं, ऐसा ट्रांजेक्शन जो मॉनेटरी भी होना चाहिए, है ना, और दूसरा उसमें बिजनेस से रिलेटेड भी होना चाहिए। तो देखते हैं, बच्चे की फीस भरी, सन्स पेड सन्स फीस 10,000 टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई थ्रू इज पर्सनल अकाउंट से बच्चे की फीस भर दी है। रॉ मटेरियल परचेज किया है सप्लायर से 12,000 का, गुड सोल्ड कर दिए कस्टमर को 18,000 के, पेड सैलरी टू एम्प्लॉयज 15,000। तो इसमें से कौन सा बन जाएगा? इसमें से जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ए, क्योंकि हमको पता है कि हम पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन धंधे में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा? आपका ए बन जाएगा। बाकी जो ट्रांजेक्शन है आपके, जी आपके बिजनेस से रिलेटेड है, तो ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इंटेंजिबल एसेट? इसमें से कौन सा इंटेंजिबल एसेट नहीं है? इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जो जो हम देख नहीं सकते, है ना। तो ऐसे एसेट जो इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में आते हैं वो कौन कौन से हैं भाई? ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क की इंटेंजिबल एसेट है, कॉपीराइट भी इंटेंजिबल है, गुडविल भी इंटेंजिबल है, बट यहाँ पे जो आंसर जो बन जाएगा कंप्यूटर इंटेंजिबल नहीं होता, तो डी आंसर आपका बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन नॉट ऑफ फाइनेंशियल नेचर? इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर का नहीं है? अब देखो, स्ट्राइक्स बाय एम्प्लॉय ने क्या कर दी? स्ट्राइक्स कर दी, है ना। पेड रेंट टू ऑफिस प्रेमिसेस, विड्रॉ मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस से हमने क्या निकाला? पैसा निकाल दिया पर्सनल यूज के लिए, और परचेस ऑफ मशीनरी, आखिरी क्या है? परचेस ऑफ मशीनरी। तो इसमें से जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय। बाकी ये जो ट्रांजेक्शन है ये फाइनेंशियल नेचर के हैं, बट जी वाला जो ट्रांजेक्शन है वो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। द assumption of accounting stated if straight line method of depreciation, क्या हो गया इस पेन में? Straight line method of depreciation is followed in one accounting year, then it should be continued in the next year also। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि ये ऐसा कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसमें एजम्पशन है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि आपने कोई एक मेथड आपने फॉलो किया हो किसी भी लाइक डेप्रीशिएशन का, आपने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया है, तो आप अगले साल भी उसी मेथड को फॉलो करेंगे। कौन सा एजम्पशन कहता है जी? तो ये एजम्पशन कहता है आपका, नो डाउट, सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी आपका कहता है कि आप जो भी अकाउंटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं वो ईयर बाय ईयर क्या रहने चाहिए? कंसिस्टेंट रहने चाहिए। तो आंसर बी इसका सही आंसर बन जाएगा। अगला देखते हैं, एवरीथिंग अ फर्म्स ओन इट ऑल्सो ओन्स आउट टू समबडी, दिस कोइंसिडेंस इज एक्सप्लेन बाय द कंसेप्ट। क्या कह रहा है कि कुछ भी जो फर्म के पास है, लाइक जो बिजनेस जो ओन कर रही है, ठीक है, इट ऑल्सो ओन्स आउट टू समबडी, मतलब क्या है कि जो भी बिजनेस के पास जिस उसका ओन कर रही है वो कहीं ना कहीं किसी को और मतलब ऐसा भी है कि मतलब वो किसी न किसी के ब्याह पे ओन कर रही है, लाइक, है ना, ठीक है, और उसको कहीं ना कहीं किसी न मतलब जो भी ओन्स कर रही है उसका कहीं ना कहीं किसी न कहीं उसके ही रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ उसके ट्रांजेक्शन है या उसको देना है ना, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो ये इस तरीके का कोइंसिडेंस आपको कौन से कंसेप्ट में देखने को मिलेगा? क्या ये कंसिस्टेंसी में मिलेगा, क्या ये प्रूडेंस में मिलेगा, ये कॉस्ट कंसेप्ट में मिलेगा, या ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में मिलेगा? तो इसका आंसर जो बन जाएगा, जो कोइंसिडेंस वाली बात यहाँ पे चल रही है कि मतलब लाइक कि हमने एक ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग उसने मतलब कुछ ओन करती है आज की डेट में, तो उसके रिगार्डिंग उसने कभी ना कभी कोई ट्रांजेक्शन भी किए होंगे। तो ये आपका बन जाएगा, आंसर बन जाएगा इसका डी, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ठीक है। अगला देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ IASB। IASB क्या है? क्या ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है? क्या ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है? ठीक है, क्या ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड बोर्ड है या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड? तो इसका आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा बी वाला, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड।
इट इज थ्रू IFRS। ठीक है, जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज आपके स्टैंडर्ड है IFRS, है ना, उसके तहत मतलब ये संस्था IASB बनाती है, IFRS निर्माण करती है। ठीक है, चलिए अगला। सैलरी टू मैनेजर विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर नॉट रिकॉर्डेड इन ड्यू टू, क्या कह रहा है, सैलरी को हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में तो रिकॉर्ड कर लिया जो सैलरी मैनेजर को पे की है, बट उसका जो अपॉइंटमेंट था उसको हमने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड अकाउंट में रिकॉर्ड क्यों नहीं किया जो कि हमको पता है कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ऐसी बात कहता है कि अगर मनी से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हो और वो भी बिजनेस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड हो और मतलब फाइनेंशियल नेचर के हो, बट होने किससे चाहिए, बिजनेस रिलेटेड, तो उन ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे, बाकी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा आपका ए। अगला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैप, गैप की फुल फॉर्म क्या है, सबको पता होगी गैप की फुल फॉर्म क्या है आपकी। गैप इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो देख लो, ढूंढ लो, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, डी बन जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कह रहा है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है देखते हैं, ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे तो यह पॉइंट सही है, जो ऑप्शन सही है, बट आगे के भी देख लेते हैं क्या लिखा होगा, कुछ एक्स्ट्रा। ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड, भाई रिकॉर्ड तो होते ही है ना, तो ऑप्शन बी तो गलत हो गया, नन ऑफ द, इन दोनों में से कुछ भी नहीं। ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर रिकॉर्डेड कंसिडरिंग इट सिंगल एंटिटी, नो नो नो, सिंगल एंटिटी नहीं, उसे हम डबल एंटिटी, डबल क्या कहते हैं, डबल एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही, सारे गलत हो गए, तो इसमें जो आंसर जो बन जाएगा बेस्ट वो बन जाएगा ए विल बी योर आंसर। चलें आगे, अगला कहता है, अंडर विच अकाउंटिंग कंसेप्ट फिक्स्ड एसेट आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट विदाउट कंसिडरिंग द मार्केट प्राइस वेदर लोअर और हाई। ऐसा कौन सा कंसेप्ट है, अकाउंटिंग कंसेप्ट है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि आपने जो फिक्स्ड एसेट एक्वायर करे हैं उसको आप हमेशा किस पे रिकॉर्ड करोगे, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे, चाहे मार्केट प्राइस कुछ भी रही हो। तो ये कौन सा कहता है, ये कहता है आपका कॉस्ट कंसेप्ट। तो कॉस्ट कंसेप्ट वाला ऑप्शन आप यहाँ पे ढूंढ लेंगे। क्या मैचिंग है, नहीं मैचिंग नहीं है, रेवेन्यू भी नहीं है, प्रूडेंस भी नहीं है, आंसर क्या बन जाएगा आपका ए, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगले में क्या है, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर दैट द लाइफ ऑफ ए बिजनेस कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो बिजनेस की लाइफ है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का मतलब यहाँ पे हो गया कि छोटे छोटे पीरियड के फॉर्म में हम बांट सकते हैं, इसलिए हम पीरियड वाइज क्या लगाते हैं, अपना पीरियड वाइज हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस को निकालते हैं। तो ये कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, नो डाउट इसका आंसर जो बन जाएगा आपका वो बन जाएगा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ठीक है, आपने अगर मेरी इससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है, कंसेप्ट और कन्वेंशंस और एजम्पशंस से रिलेटेड, तो ये मैंने बहुत पहले ही आपको ये पूरा थ्योरी का जो बेसिक पार्ट था अकाउंट्स की वो पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, और आपको लगता है कि आपको देखनी चाहिए तो आप एक बार पीछे जाके वीडियोस जो हैं हमारे चैनल पे उसको देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, द फैक्ट दैट अ बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम इट्स ओनर एंड इज बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड बाय द कंसेप्ट। ये हजारों बार ये क्वेश्चन आ चुका है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, ये लौट लौट के आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, चाहे पीजीटी कॉमर्स का पेपर हो, टीजीटी हो, मतलब यूपी में टीजीटी हो या कहीं भी हो, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो इसका आंसर जो बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा, बिजनेस सेपरेट है, अलग है, ओनर अलग है, तो ये कौन सा कंसेप्ट कहता था, ये कहता था आपका बिजनेस कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या ऑप्शन में है, तो आंसर क्या बन जाएगा, डी। ठीक है, डी आपका आंसर बन जाएगा। अगला ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, अभी भी शायद कुछ दिनों पहले EMRS के पेपर में आया है और BPSC 2.0 में भी आया था ये क्वेश्चन। BPSC, व्हाट इज BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वाले जो एग्जाम हुआ था ना लेक्चरर का 11th 12th का कॉमर्स वाला, उसमें जो क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी और बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैंने डाल दिया। Do not anticipate any profit but provide for all possible losses according to which concept we are talking about here.
ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो कहता है कि भाई प्रॉफिट को एंटीसिपेट मत करो, बट सारे जो पॉसिबल लॉसेज हैं उसके लिए आप क्या बना सकते हो, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, उसके लिए आप प्रोविजंस का निर्माण कर सकते हो। तो कौन सा ऐसा कंसेप्ट कहता है, ये कहता है आपका, या तो इसका आंसर बन जाएगा प्रूडेंस, प्रूडेंस ऑप्शन में नहीं है तो कंजर्वेटिज्म बन जाएगा। ठीक है, तो प्रूडेंस ऑप्शन में दे रखा है तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। प्रूडेंस नहीं दे रखा होता तो यहाँ पे कंजर्वेटिज्म दे रखा होता है, क्योंकि प्रूडेंस का दूसरा नाम कंजर्वेटिज्म भी होता है। चलें अगला, which type of transaction is recorded in the accrual basis of accounting। accrual basis of accounting के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। accrual basis of accounting क्या कहता था, ये कहता था कि ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जब वो ड्यू हो जाता है या तो ड्यू हो जाएगा और या फिर वो पे कर दिया गया है। तो हम क्या कर लेते हैं, उस बेसिस पे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, है ना। आइदर ड्यू, या तो ड्यू पहले हो या फिर आपने पे पहले कर दिया, तो इस तरीके। तो क्या कह रहा है कि ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जो एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आते हैं। तो एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपके दोनों ही तरीके के ट्रांजेक्शन को हम लेके चलते हैं, चाहे वो कैश हो चाहे नॉन कैश। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, सी। ठीक है, which concept assume that the business would be liquidated in the would not be liquidated in the foreseeable future। ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो कहता है कि भाई हम जो अपने बिजनेस को कभी बंद नहीं करेंगे, कभी उसको लिक्विडेट नहीं करेंगे आने वाले फ्यूचर में, है ना। तो ऐसा कौन सा है, इसका आंसर, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार आ चुका है, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स आ चुका है इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हर पीजीटी एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन तो आपके थ्योरी बेस्ड मतलब कंसेप्ट कन्वेंशन से बनते ही हैं। तो आपको इसके बारे में अच्छे से आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कंसेप्ट और कन्वेंशंस के। ठीक है, तो इसका आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न है ऑप्शन में है, तो आंसर विल बी सी। ठीक है, कह रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड। सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग कौन फॉलो करते हैं, क्या जी बिग बड़े बिजनेसमैन करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, बोथ स्मॉल एज वेल एज बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या नन ऑफ दम। तो इसका आंसर जो बन जाएगा वो आपका बन जाएगा बी, स्मॉल। वो सिंगल एंट्री सिस्टम का यूज ज़्यादातर स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ठीक है, आइए एक दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इस बार भी आया था, ये हमारे इसमें भी आया है, अकाउंटेंट में भी आया है ये क्वेश्चन, ये 21 वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई, वो पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन को हम ड्यूअल एस्पेक्ट इक्वेशन भी बोलते हैं, है ना, ड्यूअल एस्पेक्ट इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, ये भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, हमको पता है एसेट इक्वल टू क्या है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये वाला ऑप्शन देख लो, एस इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, आंसर सी आपका सही है। चलें अगला देखते हैं। Dipa made cash sales for rupees 2 lakh and credit sales of rupees 1,20,000. Her expenses for the year were 90,000, out of which 10,000 were yet to be paid. Which of the following will be Divya's income based ऑन कैश बेसिस अकाउंटिंग। अगर दिव्या कैश बेसिस अकाउंटिंग का यूज़ करेगी तो उसकी क्या इनकम निकलेगी। तो हमें ये पता है कि साहब कैश बेसिस अकाउंटिंग में जब भी कोई कैश बेसिस अकाउंटिंग की बात होती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम कैश ट्रांजैक्शन के बाद को देखते हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम नहीं देखते। कैश ट्रांजैक्शन को लेके चलेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम नहीं लेके चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से कैश ट्रांजैक्शन है ना। दिव्या ने सेल करी है, कैश सेल करी है। चलिए कैश सेल करी है ना, यहाँ पे कैश सेल दिखा रहा है यहाँ पे, तो कैश सेल है 2 लाख की, तो कैश सेल को हम लेके चलेंगे। कैश सेल्स को हमने लेके चला 2 लाख। ठीक है, क्रेडिट सेल्स को क्या हम यहाँ पे लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि हम कैश बेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्रेडिट सेल हम नहीं लेंगे। ठीक है, उसके एक्सपेंसेस जो हुए हैं वो हुए 90,000 के। 90,000 के उसने एक्सपेंसेस किए, जिसमें से उसने 10,000 अभी देने बाकी हैं। तो 10,000 के जो एक्सपेंसेस हैं, 10K के एक्सपेंसेस हैं जो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब कि हमने अभी उसको लाइबिलिटी मान ट्रीट कर लिया है, पर अभी हमने उसको दिया नहीं है। अगर पे कर देते तो ये कैश बेसिस पे माने जाता है, जबकि पे नहीं किए हैं तो क्या माना जाएगा कि क्रेडिट बेसिस पे माना जाएगा। तो 90,000 के खर्चे नहीं माने जाएंगे कैश बेसिस पे। कैश एक्सपेंसेस कितने हुए हैं वो माने जाएंगे अब 80,000 के।
80,000 क्यों लिया है 80,000? इस वजह से लिया है साहब, क्योंकि उसने 10,000 के खर्चे अभी भी पे नहीं किए। तो यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा वो आपका बन जाएगा 1,20,000। ऑप्शन में है बी वाला आंसर आपका बन जाएगा। चलें अगला देखें। अगला है विच कंसेप्ट स्टेट दैट ओनली दोस बिजनेस ट्रांजेक्शन इवेंट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। भाई ये क्वेश्चन भी लाखों बार रिपीट हो चुका है, लाखों बार नहीं मतलब जितनी बार भी एग्जाम बनते हैं उसमें ये क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट रहती है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्या कहा क्वेश्चन ने ये कहा है कि हम बिजनेस में उसी ट्रांजेक्शन को और या इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें हम मनी के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा कंसेप्ट कहता है, ऐसा कहता है आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो आंसर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है, व्हेन द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड किया जाए वो बुक्स में। ठीक है, देखें एट द टाइम व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू, जब ट्रांजैक्शन में हम एंटर हो रहे हैं, मतलब एंटर इन द सेंस जब ट्रांजैक्शन या तो ड्यू हो रहा है या फिर ट्रांजैक्शन को हम पे कर रहे हैं। ठीक है, आइदर एट द टाइम ऑफ फुल सेटलमेंट इन कैश और व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू, या तो हम पूरा के पूरा कैश में पे कर दे रहे हैं तब, या फिर अब उसमें एंटर होने ट्रांजैक्शन में तब। ठीक है, अगला है एट द टाइम ऑफ देयर फुल सेटलमेंट इन कैश। सेटलमेंट इन कैश से तो देखो कोई मतलब ही नहीं है, आपने पैसा दिया हो नहीं दिया हो फर्क नहीं पड़ता, ट्रांजैक्शन ऑकर होना चाहिए। ठीक है, तो सारे कैश वाले जो फुल सेटलमेंट कैश की बात कर रहे हैं वो हम डिलीट कर देंगे, और नाइदर वाला तो वैसे भी डिलीट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा ए विल बी योर राइट आंसर। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम पहले भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें ये है कि लाइक के ट्रांजैक्शन आपका अकर हो रहा है, ठीक है ना, और टाइमली ड्यू हो रहा है तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। लाइक मतलब जैसे अगर कोई एक्सपेंस है टाइम, उसको तो हम कैसे देखेंगे, उसको तो ड्यू डेट के हिसाब से देखेंगे, है ना। भाई आपने पे किया हो वो एक्सपेंस या नहीं किया हो, बट अगर वो ड्यू हो गया है आपके अकाउंटिंग ईयर में तो वो एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से आप रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर यहीं आपकी ऑन द अदर एंड अगर आपकी कोई इनकम है ना, आपने कोई सेल्स कर दी है, ठीक, तो सेल्स अगर आपने कर दी है, भले ही आपको पैसा प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपको क्या मान ली जाएगी, वो एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से ट्रांजेक्शन मान ली जाएगी। ये मैंने बहुत अच्छे से एग्जांपल देके आपके प्रीवियस जो थ्योरी वाले वीडियोस थे उसमें मैंने समझाया था। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन आपके तीन है। एक तो है आपका एक्रूअल, दूसरा है आपका गोइंग कंसर्न, और तीसरा है आपका कंसिस्टेंसी। इनको हम क्या मानते हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन। तो इसमें बोला है कि इनमें से कौन नहीं है, तो एक्रूअल तो होता ही है, गोइंग कंसर्न भी होता है और कंसिस्टेंसी भी होता है। तो इसमें से जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा कंजर्वेटिव। सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट डिस्क्लोज अंडर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के हिसाब से कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है इन सब में से जिसको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, नॉट लिखा है ना बीच में। तो देखते हैं कौन सा है। पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉय, भाई पेमेंट कराए एम्प्लॉय को सैलरी का, ये तो रिकॉर्ड करेंगे, हाँ ठीक है करेंगे। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम द सप्लायर, सप्लायर से गुड्स परचेज करके लेके आए हैं, ये भी रिकॉर्ड करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, क्या अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर को रिकॉर्ड करेंगे, साहब इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी पायदान पे चल रहे हैं हम। आखिरी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी कंसेप्ट अकाउंटिंग पॉलिसी इन प्रैक्टिस वंस अडॉप्टेड। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट अगर आपने फॉलो किया है तो आपने अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी या प्रैक्टिसेस को आपने एक बार अपने बिजनेस में यूज़ कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो क्या वो आप चेंज कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंसी को फॉलो कर रहे हो तो बरकरार रखोगे। ठीक है, तो उसमें क्या कह रहा है, क्या हम चेंज कर सकते हैं विदाउट डिस्क्लोजिंग। भाई बिना डिस्क्लोज किए तो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाए, शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड, या फिर बोथ ए और बी।
या फिर नन ऑफ द। तो आंसर क्या बन जाएगा, कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस जो आपने एक बार फॉलो कर ली। ठीक है, आज की सेवा मैं यहीं समाप्त करता हूँ आपकी, है ना। और आपको मेरा कार्य अच्छा लगता है, मेरा मतलब पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर करिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा यार मित्रों के साथ। ठीक है, हमारा सीईटी के रिगार्डिंग हम बहुत सारे वीडियोस वगैरह भी डाल रहे हैं, ऑडिट वगैरह के जैसे डिमांड वगैरह आती रहती है, तो बाकी मैं क्वेश्चंस वगैरह लेके आता ही हूँ। और आप मेरे को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे ये है कि अगर आपके पास ये पीडीएफ ऑलरेडी पहुंच चुका है किसी न किसी तरीके से, तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च बॉक्स में ये सब डाल के हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, DSSB/UPPGT/UPTGT। इस तरीके का आपको आइकन या लोगो हमारा उस टेलीग्राम के ग्रुप पे दिख जाएगा, तो आप चाहें तो हमें उधर भी फॉलो कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आपका है लिंक, अगर आपके पास भी ये पीडीएफ किसी न किसी और जरिए से पहुंचा है, तो आप इस लिंक पर टैप करके डायरेक्ट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गुप्तास क्लासेस में आपके से रिलेटेड जो भी वीडियोस वगैरह आती हैं, मतलब। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ, नमस्कार।